हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग कोलबर्ग की थ्योरी कर रहे थे। इसमें हमने दो लेवल कर लिए। हमने प्री कन्वेंशनल के बारे में बात की, फिर हमने कन्वेंशनल स्टेज के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे पोस्ट कन्वेंशनल के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कोलबर्ग्स पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग लेवल। अब देखो ये लेवल कौन सा था? थर्ड लेवल था, है ना। देखो कोलबर्ग ने ये कहा कि ये जो लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसमें बहुत ही कम लोग आते हैं एंड अडोलेसेंस एंड उनसे अबव एज के लोग इनमें आते हैं। ठीक है, अब इन्होंने इस लेवल को दो स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। तो पहली स्टेज का इन्होंने नाम क्या दिया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, फिर इन्होंने दिया दूसरा स्टेज और इन्होंने कहा कि जो ये दूसरा स्टेज है, इस स्टेज में बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, कम से कम 10 से 15% लोग। तो जो ये स्टेज है इनका इन्होंने नाम दिया यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज एंड कई जगह आपको इसका नाम यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कोलबर्ग कहते हैं कि वैसे तो लेवल थर्ड पर आना सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये वाला लेवल हम लोग अचीव कर लेते हैं, ये वाला लेवल हम लोग अचीव कर लेते हैं। बट ये जो स्टेज है ना, ये अचीव करनी मुश्किल है एंड टू बी वेरी प्रिसाइजली 10 से 15% लोग ही इस स्टेज में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कौन सी स्टेज में आते हैं, तो हम सब लोग, मैं भी, आप लोग भी, हम सब लोग इस स्टेज में आते हैं। ठीक है, ये है 5th स्टेज एंड ये है 6th, जो लास्ट स्टेज इन्होंने दी थी। तो कोलबर्ग ने कहा कि ये वाली स्टेज तो फिर भी हम लोग अचीव कर लेते हैं, लेकिन यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज, ये वाली स्टेज एकदम हायर लेवल की है। तो ये वाली मोरल रीजनिंग हर एक में नहीं होती, मुश्किल से 10 से 15% लोग उस स्टेज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब 1 बाय 1 इसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझेंगे और फिर हम जानेंगे इंडिविजुअल राइट्स का मतलब। तो देखो इन्होंने क्या कहा, इस स्टेज के लोग कहते हैं कि जितने भी लॉज बने हैं, कानून बने हैं, रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, ठीक है, तो यहाँ रूल्स भी लिख लेना, रेगुलेशंस भी लिख लेना। तो इन्होंने कहा कि जितने भी नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, ये सब क्या हैं? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट पता है ना, दो कंपनी के बीच में होता है, दो लोगों के बीच में होता है। इन द सेम वे यही इन्होंने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में एंड उन लोगों के बीच में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो वो अथॉरिटी जो कानून नियम बनाती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बने हैं ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं हम लोगों के बीच में, ठीक है, एंड उन अथॉरिटीज के बीच में जिन्होंने कानून बनाए हैं, नियम रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं। अब इनका कहने का एक और यहां पर मीनिंग है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये हमारे वेलफेयर के लिए हैं। किनके वेलफेयर के लिए? हम आम जनता के, हमारी भलाई के लिए हैं। फिर इन्होंने कहा कि अगर इन कानून से, इन रूल्स रेगुलेशन से लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों की अगर भलाई होती है तो ये कानून सही हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि कोई कानून ऐसा है जो जस्टिफाइबल नहीं है, जो हमें जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहा,
नॉट प्रोवाइडिंग जस्टिस लिख दो, नॉट प्रोवाइडिंग जस्टिस, कि अगर कोई ऐसा रूल रेगुलेशन एंड कानून बना है जो हमें जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो ऐसे कानून को हमें क्या करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। एंड आप चेंज कैसे करोगे, चेंज करोगे विद बेटर ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो ये हुआ किसका, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। अब इसको और डिटेल में बताती हूं। तो ये तो अभी हमने बेसिक जाना, ठीक है। देखो इन्होंने कहा, इस स्टेज के लोगों ने, कि जो लॉज बने हुए हैं ना, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोगों के बीच में एंड उन अथॉरिटी के बीच में जिन्होंने नियम कानून बनाए हैं। एंड ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों की भलाई होती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बेसिकली, कि आप सोसाइटी को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए आप लॉज, रूल्स, रेगुलेशन को फॉलो करते हो, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि अगर कानून ऐसे हैं जिनसे हमारी भलाई हो रही है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल का वेलफेयर हो रहा है, तो इन कानून को मानना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि ये कानून हमें जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उन नियम को, उन रेगुलेशंस को या उन कानून को चेंज कर देना चाहिए जो हमें जस्टिस प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन हम चेंज कैसे करेंगे, हम एक बेटर ऑल्टरनेटिव लेकर आ सकते हैं, मतलब कुछ और ऐसा अच्छा कानून बना सकते हैं जिससे हम लोगों की भलाई हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखें तो मैं आप लोगों को एक चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट का एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, ठीक है। आपको पता है ना कि ये क्या होता है। चाइल्ड मैरिज का मतलब होता है बाल विवाह। जब तक ये एक्ट नहीं आया था तब तक क्या होता था, नन्हे मुन्ने से बच्चों की शादी करा दी जाती थी ना, वो बेचारे आगे पढ़ पाते थे, बल्कि क्या होती रहती थी, जनसंख्या ही बढ़ती रहती थी, मल्टीप्लाई होती रहती थी, लेकिन बच्चे आगे नहीं बढ़ते थे। अब बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो हमारे नेशन का फाउंडेशन कैसे बिल्डअप होगा, क्योंकि नारा है ना ये एक, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सो यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली कि गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि भाई बच्चों की मैरिज पर रोकथाम लगाना जरूरी है। तो फिर ये एक एक्ट निकाला, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। क्यों निकाला, हम लोगों के वेलफेयर के लिए। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि हमने इस एक्ट को एक्सेप्ट किया, माना, ठीक है। तो ये एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और हमने इस एक्ट को माना क्यों, क्योंकि इसमें हमारी ही भलाई थी, ठीक है, वरना तो छोटे छोटे बच्चों की शादी करा दी जाती थी। तो जब ये एक्ट आया था, क्या आपको पता है कि उस टाइम पर बॉयज की एज जो है वो निर्धारित की थी 18 एंड गर्ल्स की एज निर्धारित की गई थी 16। तो ये कहा गया कि भाई लड़के की एज 18 होनी चाहिए, लड़के की 16 होनी चाहिए, तभी उनकी शादी लीगल मानी जाएगी। इससे कम एज के लड़के लड़कियों की शादी करोगे तो वो लीगल भी नहीं मानी जाएगी और कानूनी जुर्म भी माना जाएगा। लेकिन हमने इस एक्ट को पहले तो स्वीकार किया, पर धीरे धीरे ये लगा कि भाई क्या है ना कि लड़कियों की शादी जो है ये 16 साल की उम्र अभी भी बहुत कम है, क्यों ना इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए। अब हुआ ये कि इसमें अमेंडमेंट किया, मतलब इसमें थोड़ा सा चेंज किया उम्र में। तो अब क्या हुआ कि लड़कों की एज आज के टाइम पर 21, लड़कियों की गर्ल्स की जो है वो 18 होनी चाहिए। तो अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि एक ऐसा कानून जो बना था, जो हमारे बेटरमेंट के लिए बनाया था, हमारी वेलफेयर के लिए बनाया था, उसमें हमने और अच्छे कुछ अमेंडमेंट कर दिए, कुछ और अच्छे हम चेंज ले आए, जैसे कि हमने एज को बढ़ा दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। फिर हमने इसको खत्म करके इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब ऐसा कहा गया लीगली कि भाई लड़के की एज होनी चाहिए 21 साल एंड लड़की की उम्र होनी चाहिए 18 साल, तभी उनकी शादी लीगल मानी जाएगी। गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ आपने क्या देखा कि जितने भी कानून, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बने हैं वो क्या हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं। क्यों, क्योंकि ये कानून हमारी भलाई के लिए बने हैं। तो पी से यहाँ पर मतलब है पीपल, ए से मतलब है अथॉरिटी। तो लोगों के बीच में एंड अथॉरिटी के बीच में ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा साइन है, मतलब इससे हमारे
भलाई होती है। लेकिन यहाँ पर इनका एक और कहने का मतलब है कि भाई अगर ये कानून ऐसे हैं जो हमें जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहे तो उनमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं एंड बेटर ऑल्टरनेटिव ला सकते हैं एंड ऐसे कानून ला सकते हैं जिनसे हमारी भलाई हो। फाइन। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं। वो पता है ना अमेंडमेंट क्यों होते हैं? वो अमेंडमेंट इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं या एक ऐसी गवर्नमेंट के अंडर में हैं जो कि है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो सभी को पता है क्या है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जितने काम होते हैं ना वो इसी के अंडर में रहकर किए जाते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में। मतलब ये देखा जाता है कि क्या लोगों की भलाई है या नहीं है। इसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ प्रोविजंस में चेंज लाए जाते हैं वो इसलिए लाए जाते हैं ताकि लोगों की ही भलाई हो। ठीक है। तो विद इवोल्यूशन क्या होता रहता है, धीरे धीरे उसमें भी चेंज आते रहते हैं, विद टाइम उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। राइट। तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल हो गया। राइट। इसके अलावा देखो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे आजकल फार्मर प्रोटेस्ट चला हुआ है तो उनके हिसाब से वो सही है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सबके अपने राइट हैं। अगर कहीं पर किसी को लगता है कि हमारे हमारे साथ हमारे राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो वो वहां पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठा देते हैं। तो वही क्या है, वही है इस स्टेज का कहना। ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल राइट का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान के अपने इंडिविजुअल राइट्स हैं एंड ये इंडिविजुअल राइट्स लॉज से अबव है, कानून से ऊपर है। कैसे? देखो यहाँ पर इन्होंने हेंज का जो एग्जाम्पल कोलबर्ग ने सुनाया, इन्होंने हेंज के एग्जाम्पल में इंडिविजुअल राइट को जस्टिफाई किया। तो जब कोलबर्ग ने इनसे पूछा कि क्या हेंज ने चोरी करके सही किया तो इन्होंने कहा कि जी हाँ बिल्कुल सही किया। तो कोलबर्ग ने कहा कैसे सही किया, चोरी करना तो गलत है ना, ये तो हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। तो देखो अब इन्होंने क्या कहा कि माना ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है एंड चोरी करना गलत है। ठीक है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि यहां पर ये देखो कि यहां पर हेंज ने चोरी करके एक इंसान की जान बचाई। ठीक है। तो अब इनका कहने का मतलब ये था कि हेंज की वाइफ के अपने इंडिविजुअल राइट हैं और वो राइट उनसे कोई नहीं छीन सकता। तो इन्होंने कहा कि जैसे हम सबके इंडिविजुअल राइट हैं, और इंडिविजुअल राइट का मतलब ये है कि हमें जीने का अधिकार है ना। आपने आर्टिकल 21 पढ़ा है ना, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड एंड इसके अलावा राइट टू लाइफ, पता है ना। ये अधिकार हमारे ऐसे हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो इन्होंने कहा कि जैसे हम सबके ये अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है, हमें खाने का अधिकार है, हमें ओपिनियन रखने का अधिकार है, ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता और ये अधिकार कानून से बढ़कर हैं। तो इन्होंने कहा कि हेंज की वाइफ का अपना अधिकार है जीने का और उनसे वो जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हेंज ने बिल्कुल सही किया चोरी करके। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ के इंडिविजुअल राइट को प्रिजर्व किया, बचा के रखा। ठीक है। अब आगे देखो, यहां पर समझ आया आपको? अच्छा थोड़ा सा मैं आपको ना इस स्टेज को फोर्थ स्टेज के साथ कंपेयर करके बताती हूँ, क्योंकि कई जगह ना कंफ्यूजन हो जाती है आप लोगों को, क्योंकि फोर्थ स्टेज ना थोड़ी थोड़ी से मिलती जुलती है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। आप फोर्थ स्टेज को याद करो, कौन सी थी? कॉपी पेन पे आपने मतलब अपनी कॉपी पे लिख रखा हो, नोट्स निकालो। ठीक है। तो फोर्थ स्टेज का नाम है लॉ एंड ऑर्डर, एक और नाम है लीगल ओरिएंटेशन, एक और नाम है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। ठीक है। ये तीन नाम किसके हैं? फोर्थ स्टेज के हैं। इससे पहले की जो स्टेज है, बिल्कुल इससे जस्ट पहले की जो स्टेज है जो हमने कन्वेंशनल में पढ़ी थी। ठीक है। तो जो फोर्थ स्टेज है उसमें हमने देखो क्या देखा था, ये कहते हैं कि हमें नियम कानून जो हैं फॉलो करने चाहिए। ठीक है। इन्होंने भी कहा कि हमें फॉलो करने चाहिए, ध्यान रखना इन्होंने भी यही कहा था हमें फॉलो करने चाहिए। लेकिन डिफरेंस देखो, इन्होंने कहा कि हमें इसलिए नियम कानून को फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है एंड नियम कानून को अगर हम फॉलो करेंगे, लॉज को हम फॉलो करेंगे तो हमारी सोसाइटी में पीस आता है, सोसाइटी अच्छे तरीके से रन करती है एंड सोसाइटी में जो है सोशल ऑर्डर
मेंटेन करने के लिए हमें कानून फॉलो करना चाहिए। लेकिन देखो इन्होंने क्या कहा, हमें कानून तब फॉलो करना चाहिए अगर वो हमारे वेलफेयर में है। तो अगर हमारे वेलफेयर में नहीं है तो उस कानून को चेंज कर दो, कोई फायदा नहीं है। फिर इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि कानून से बढ़ के हमारे अपने इंडिविजुअल राइट है, एंड ये इंडिविजुअल राइट हमसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे कि अगर हेंज ने चोरी किया तो चोरी करना फिर भी ओके है, लेकिन आपके इंडिविजुअल राइट है, जीने का अधिकार आपके पास है, यह आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इसलिए इन्होंने जस्टिफाई किया हेंज को। अब आया ना समझ में? आपको इस तरीके से थोड़ा कंपेयर करते हुए चलना है। तो जो फोर्थ स्टेज है उसमें भी यही कहा गया है कि कानून को फॉलो करना चाहिए, बट इन्होंने कहा ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। एंड कहीं भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें कानून चेंज करने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा इसलिए कानून को फॉलो करो भाई, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सोशल ऑर्डर या पीस एक मेंटेन हो सके। बट वेयर एज इन कंपैरिजन टू दिस, फिफ्थ स्टेज के लोगों ने ये कहा कानून को फॉलो करो जब तक हमारा वेलफेयर है, वेलफेयर नहीं तो कानून को चेंज कर दो। ठीक है, तो आप इसमें क्या समझे? इसमें आप ये समझे कि इनमें मोरल रीजनिंग थोड़ी सी ज्यादा है इसके मुकाबले। ठीक है, अब चलिए वो वाली स्टेज पर चलते हैं, वो जो बिल्कुल हायर वाली है। ठीक है, तो यहां पर लिखो आप हाईएस्ट मोरल रीजनिंग। अब अच्छा, एक और चीज मैं यहां बताना भूल गई कि जस्टिफाई कैसे करते हैं ये राइट एंड रॉन्ग को, है ना? तो हमने हर एक में ये चीज़ पढ़ी है, तो इसीलिए मैं यहाँ भी बता देती हूँ कि इन्होंने राइट एंड रॉन्ग का जस्टिफिकेशन कैसे दिया। इन्होंने कहा कि क्या सही है क्या गलत है वो डिपेंड करता है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं। जैसे कि हेंज की वाइफ का अधिकार था जीवन जीने का, राइट टू लाइफ का। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि राइट रॉन्ग तब पता चलेगा कि आपके अधिकार क्या, आपके अधिकार ऊपर हैं, आपके अधिकार अबव हैं, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो जब तक आपके अधिकार पूरे हो रहे हैं आप ठीक हो, आप राइट हो, आप करेक्ट हो। अब देखो ये क्या है, ये कहते हैं कि भाई ह्यूमैनिटी मैटर्स द मोस्ट, मतलब मानवता जो है वो मैटर करती है। इन्होंने कहा कि कानून, लॉज वगैरह ये सब भाई जब तक मायने नहीं रखते, जब तक आप में ह्यूमैनिटी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी मैटर्स द मोस्ट, हमें ह्यूमैनिटी ध्यान में रखनी चाहिए। कानून से बढ़ के ह्यूमैनिटी है, और इन्होंने कहा कानून से बढ़ के आपके इंडिविजुअल राइट है, ध्यान रखना। इन्होंने कहा कानून से बढ़ के ह्यूमैनिटी है, मानवता है। अब एग्जाम्पल याद करो, याद है ना मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए थे, जिसमें एक एग्जाम्पल था ऋषभ का, जो 24 साल का था। जब वो जा रहा था अपने ऑफिस, तो वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, लेकिन जब उसने बीच में ये देखा कि एक स्ट्रेंजर जो था उसका एक्सीडेंट हो गया, तो अब ऋषभ वहां रुका, उसने स्ट्रेंजर की जान बचाई। क्यों बचाई? क्योंकि उसने सोचा कि भाई मेरे लिए ह्यूमैनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन माई जॉब। तो यहां पर आपने क्या देखा कि ऋषभ जो था उसके आगे था मोरल डिलेमा। तो अब मोरल डिलेमा का मतलब क्या होता है? दो ऐसे सिचुएशन कि ये भी इंपॉर्टेंट वो भी इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों ऐसी सिचुएशन जो दोनों इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ये ना समझ में आए कि क्या चूज किया जाए, उसे मोरल डिलेमा कहते हैं। लेकिन जो इस स्टेज के लोग होते हैं वो हमेशा मोरल डिलेमा में क्या चूज करते हैं? दे चूज ह्यूमैनिटी, मानवता। ठीक है, तो इसीलिए ऋषभ ने सोचा कि चाहे मेरी जॉब चली जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता मेरे आगे कोई स्ट्रेंजर मर गया। तो अब ऋषभ ने क्या करा? ऋषभ ने एक स्ट्रेंजर की जान बचाई। तो यहां पर उसने अपनी जॉब से ऊपर क्या देखा? ह्यूमैनिटी को देखा। इनफैक्ट अपने आप से भी ऊपर इसने क्या देखा? ह्यूमैनिटी को देखा। क्यों? क्योंकि भाई जॉब जरूरी होती है। क्यों जरूरी नहीं होती? नौकरी से आपका लाइवलीहुड अर्न होता है, लेकिन वहां पर उसने अपने लाइवलीहुड के बारे में नहीं सोचा। उसने सोचा कि भाई मानवता मेरे लिए सबसे बढ़कर है, मैं इस इंसान को बचाऊंगा चाहे मेरी जॉब चली जाए। तो यहां पर आपको क्या समझ में आया है? यहां पर ये कहते हैं रूल्स रेगुलेशन से ऊपर बढ़कर है ह्यूमैनिटी। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन होता है। मोरालिटी, बहुत क्वेश्चन आते हैं ये, आपको पता है बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन क्या है, मोरल रीजनिंग क्या है, मोरल डिलेमा क्या है, सब मैंने क्लियर करा रखा है आप लोगों को। ठीक है, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। अब मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन का मतलब क्या है? देखो, हम कहते हैं ना
कि तुम्हें क्या पता मैंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया। और हमारे पापा जो होते हैं, पिताजी जो होते हैं, वो तो हमेशा ही कहते हैं कि तुम्हें क्या पता हम अपने टाइम पर क्या करते थे, तुम्हें क्या पता हमने कितना स्ट्रगल किया है। तो हम में से कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की सिचुएशन को ध्यान में रखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उनके शूज में उतर कर देखते हैं। शूज में उतरने का मतलब है कि हम दूसरों के सिचुएशन में उतर कर देखते हैं कि हाँ भाई वाकई में सामने वाले ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ना। तो ऐसा, इस चीज़ को हम कहते हैं मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, कि हम ना सामने वाले की ज़िंदगी में उतरकर खुद को सोचते हैं कि अगर इसकी जगह मैं होता तो क्या होता। तो इसे कहते हैं मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। जैसे कि ऋषभ ने सोचा कि जिस स्ट्रेंजर का भी एक्सीडेंट हुआ अगर उसकी जगह मैं होता तो क्या होता। तो इसीलिए ये लोग हमेशा ह्यूमैनिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं और नियम कानून खुद के बनाते रहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी नियम कानून बनाते हैं ना, खुद के बनाते हैं अपनी एथिक्स के हिसाब से, मतलब अपनी सोच समझ के हिसाब से। लिख लेना इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने अभी बताई है कि ये लोग जो है, इस स्टेज के लोग, ये क्या करते हैं, अपने खुद नियम कानून बनाते हैं। इनका जो भी बिहेवियर होता है वो अपने एथिक्स के अकॉर्डिंग होता है। जो इनको सही लगता है ये वही करते, जो इनको गलत लगता है ये वह नहीं करते। राइट। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। जैसे कि आपने एक मूवी देखी अभी, शेरशाह मूवी करके आई है, मुझे एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, बट प्लीज़ आप एक ये मूवी देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है ये, अगर नहीं देखी है तो ये भी मैं रिकमेंडेशन दे रही हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये मूवी में क्या होता है कि लास्ट का एंड का जो सीन है ना, वो देख लेना। उस एंड के सीन में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो मेन एक्टर है ना, और ये ट्रू स्टोरी पर बेस है, ये ट्रू स्टोरी पर बेस है, आप यूट्यूब पर पूरा उनकी डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं। तो जो मेन एक्टर होता है वो अपनी जान पर खेल जाता है। ठीक है, जब वो बॉर्डर पर लड़ता है तो वो अपनी जान पर खेल जाता है। उसे अपनी जान की परवाह नहीं है, बल्कि उसे अभी परवाह है अपने देश की। तो वो अपने देश के लिए शहीद हो गया। ऐसे लोग जो होते हैं वो इस स्टेज में आते हैं, जो अपनी जान पर खेल जाते हैं दूसरों के लिए। ठीक है, या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए भी हैं, चलो कोई एक देखो, एक स्पेसिफिक इंसिडेंट तो मुझे याद नहीं है, बट ऐसे बहुत हुए हैं। जैसे कि सपोज करो कहीं आग लग गई है एक एरिया में, तो क्या होता है, जहाँ आग लगती है ना, तो हमें ये भी डर रहता है भाई घर के अंदर कोई हो ना, कोई इंसान डेंजर में ना हो। तो सपोज करो एक घर में आग लग गई है, घर के अंदर कुछ लोग हैं, अब वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। आप देखना, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी एंड उस भीड़ में से 2 या 4 लोग ऐसे होंगे जो अंदर जाकर उनकी जान बचाएंगे। अब ये जो 2 या 4 लोग हैं अंदर जाकर जो जान बचाएंगे, यही 2-4 लोग इस स्टेज में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। हालांकि इतनी भीड़ खड़ी थी, लेकिन उतनी भीड़ में सिर्फ 2 या 4 लोग आगे आए और उन्होंने जान बचाने की कोशिश की जो आग के लपेटे में थे। तो ये जो 2-4 लोग होंगे ये यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये इनका नेचर सेल्फिश नहीं होता, ये ह्यूमैनिटी को ऊपर रखते हैं। आई बात समझ में? तो अब इनसे हेंज के बारे में पूछा गया कि भाई हेंज ने चोरी करके सही किया कि गलत किया। तो इन्होंने कहा भाई हेंज ने चोरी करके बिल्कुल सही किया। क्यों सही किया? इन्होंने देखो उसको जस्टिफाई कैसे किया। अब जस्टिफिकेशन सुनना, इन्होंने जस्टिफिकेशन में कहा कि भाई हेंज ने इसलिए सही किया क्योंकि उसने ह्यूमैनिटी दिखाई। ठीक है, उसने एक ह्यूमन बीइंग को बचाया, तो उसके अंदर कितनी मानवता थी कि उसने अपनी छोड़ करके, भाई मैंने चोरी की मुझे जेल हो सकती है, उसने अपने से ऊपर अपनी वाइफ को रखा। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ पर उसकी वाइफ ना होकर कोई स्ट्रेंजर भी होती ना, तो भी अगर वो ऐसा करता तो सही था और उसको करना चाहिए। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अपनी जान पर खेलकर भाई आपका बुरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप ना दूसरों को बचाओ, आप दूसरों की सोचो। एंड ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, है ना, जो दूसरों का सोचते हैं। तो वो लोग उस स्टेज में आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ अब आपको? अब देखो, अगर हम इस पूरे जो अभी हमने पूरा टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करें तो कैसे करें, ध्यान देना। देखो भाई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल राइट में ये कहते हैं कि जो भी कानून बने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हम लोगों की भलाई है। अगर भलाई है तो फॉलो करो, सोसाइटी अच्छे से चलेगी। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा कानून है जिसमें भाई हम लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो ऐसे कानून को चेंज कर दो विद बेटर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, जैसे कि हमने चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पढ़ा। राइट, इसके अलावा
इसकी अगर हम, अच्छा हाँ, फिर इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि भाई इंडिविजुअल राइट्स को ध्यान में रखना चाहिए। इंडिविजुअल राइट आपके कोई नहीं छीन सकता, आपके इंडिविजुअल राइट आपके हैं, वो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता, कोई भी नहीं, चाहे वो कितना अमीर हो कितना गरीब हो कुछ भी हो, भाई सब इक्वल हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा कानून से बढ़कर आपके अपने राइट्स हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है और हमेशा हमें मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन रखना चाहिए, मतलब हमें दूसरे के शूज में उतर कर देखना चाहिए, दूसरे की सिचुएशन में उतर कर खुद को लगाना चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि अगर राइट एंड रॉन्ग की बात आती है तो हमेशा ह्यूमैनिटी को चूज करो, बट इन्होंने कहा हमेशा अपने राइट्स देखो। इन्होंने कहा ह्यूमैनिटी को चूज करो, अपने आप को साइड रखो, अपना सेल्फिश नेचर साइड में रखो, ह्यूमैनिटी को चूज करो, मानवता को चूज करो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को सम अप कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉलबर्ग का ये पूरा एक हमने टॉपिक था पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 3 स्टेजेस पूरी कर ली। कल हम बात करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में, क्रिटिसिज्म वगैरह पढ़ेंगे, इनका क्रिटिसिज्म बहुत तगड़ा है, आप देखना मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे, फिर उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें वाइगोत्स्की का एक टॉपिक मेरा रह गया है, वो मैं आप लोगों को कराऊंगी। देन हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम की ID यहीं कहीं लिखी हुई मिल जाएगी, एंड आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए बाय, थैंक यू सो मच।